हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जून 2019 के यूजीसी नेट पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चन में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, आईसीटी, रीजनिंग, कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और उसका आंसर बताऊंगी। उसके साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ये क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है। ठीक है। सपोज आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं इसी तरह से वीडियो आपके लिए जब लेके आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप यूजीसी नेट पेपर 1 रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आऊँ और वो उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँ। ठीक है, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which type of evaluation focuses on the identification of deficiency and difficulties of the learner? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 इवैल्यूएशन दिए गए हैं। उस इवैल्यूएशन से कौन से टाइप ऑफ इवैल्यूएशन आइडेंटिफिकेशन एंड ऑफ डेफिशिएंसी एंड डिफिकल्टीज ऑफ द लर्नर के ऊपर फोकस करता है। लर्नर की जो डिफिकल्टीज है, जो कमी है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा इवैल्यूएशन हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है? जो कि हम एक कोर्स के एंड में जो इवैल्यूएशन करते हैं उसको समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। उसके बाद फॉलो अप इवैल्यूएशन। फॉलो अप इवैल्यूएशन में हम बहुत दिन तक लर्नर को स्टडी करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा को एनालाइज करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉलो अप इवैल्यूएशन। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इसका आंसर होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, क्योंकि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम तब करते हैं जब लर्निंग के समय लर्नर की डेफिशिएंसी और डिफिकल्टी को हमको जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये लर्निंग के टाइम पर ही होता है, तो इसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। और डी ऑप्शन में क्या दिया था? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ये तो जैसे लिखा हुआ है क्राइटेरियन इवैल्यूएशन, तो इसका मतलब कोई क्राइटेरिया लेके हम इवैल्यूएट करते हैं। जैसे पहले से ही प्री डिटरमाइंड एक क्राइटेरिया रखा जाता है और उसके ऊपर हम इवैल्यूएट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। जिसका जैसे आपका एक टेस्ट होता है, टॉफेल का टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई द क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक के कुछ कोड्स मतलब दिए गए हैं, तो उसको हमको आइडेंटिफाई करना है। इसमें कौन से 5 ऑप्शन जैसे दे रखा है, तो उसमें से कौन से हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? क्रिएटिंग पर्पस स्टेटमेंट एंड रिसर्च क्वेश्चंस, स्टेटिंग द पर्पस एंड रिसर्च क्वेश्चन इन अ ब्रॉड वे, कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कलेक्टिंग न्यूमेरिक डाटा एंड स्टैटिस्टिकल using text analysis and interpreting larger meanings of the findings। और ये ऑप्शन ए बी सी डी में 3 ऑप्शन दे रखा है, मतलब इसमें से ये 5 जो आपका कोर्स दे रखा है उसमें से 3 सही है। ठीक है, क्वालिटेटिव रिसर्च में बता देती हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च हम नॉन न्यूमेरिक डाटा जहाँ पर होता है तो उसको हम क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। इसमें बिहेवियर, बिलीफ, एटीट्यूड की स्टडी की जाती है। ठीक है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, ये आपका हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड में क्या है? स्टेटिंग द पर्पस ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस इन अ ब्रॉड वे। क्वालिटेटिव में हमेशा ब्रॉड वे में होता है क्वेश्चंस। कलेक्टिंग डाटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। फिफ्थ में है यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग लार्जर मीनिंग्स ऑफ द फाइंडिंग्स, ये आपका। और ये जो न्यूमेरिक डाटा है ये क्वांटिटेटिव में होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिक डाटा होता है, तो ये क्वालिटेटिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा 3 ऑप्शंस हो गया और 3 ऑप्शंस कहाँ पर है? ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। इसमें से ये जो 4 एग्जाम्पल दे रखा है तो उसमें हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड देयर सीक्वेंस, ये नहीं होगा। लर्निंग रोल्स एंड एक्शन सीक्वेंस, ये भी नहीं होगा। लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ये जो हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आपका होता है, हायर स्टैंडर्ड का लर्निंग जो होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शंस, लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्शंस होता है। ठीक है, ये वाला। और लर्निंग ऑफ अवेयरनेस एंड वैल्यूइंग नहीं होता। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ एक इवेंट और सिचुएशन नहीं है, ये एक आइडिया है जो कि गहराई से आइडिया को समझना होता है। इसका कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हायर ऑर्डर कॉग्निटिव लर्निंग आउटकम। देन क्वेश्चन नंबर 4, टर्शियरी सोर्स ऑफ डेटा। इसमें से टर्शियरी सोर्स कौन सा होता है। टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा, ठीक है, 3 तरह के डाटा होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें से जो डाटा दे रखा है उसमें से टर्शियरी कौन सा है। तो फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड पोस्टर्स, ये नहीं है। गवर्नमेंट गैजेट्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, ये भी नहीं होगा आपका। इंफॉर्मेशन डिराइव्ड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस, दिस विल बी करेक्ट आंसर सी। जो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन हम लाते हैं उसको हम टर्शियरी बोलते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं डाटा, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी और एक टर्शियरी। टर्शियरी जो होता है ये बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस से डाटा या इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवोल्यूशन प्लान। इवोल्यूशन प्लान के एलिमेंट्स क्या क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है पर्पस, सेकंड में रिसोर्सेज, थर्ड में एनालिसिस और फोर्थ में अथॉरिटी। तो ये 4 ऑप्शन से हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। जब हम इवोल्यूशन प्लान करते हैं उसके एलिमेंट्स, हमारा इवोल्यूशन प्लान करने का क्या, हमारा क्या पर्पस होना चाहिए। ठीक है, पर्पस होगा तभी उसमें हम इवोल्यूशन इसीलिए तो करते हैं, हमारा कुछ पर्पस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ रिसोर्सेस होंगे तो उसी के ऊपर हम इवैल्यूएट करेंगे। जब रिसोर्स के ऊपर हम इवैल्यूएशन किए हैं तो उसके बाद उसको रिसोर्स लेंगे, फिर उसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो 1 2 3 हमारा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अथॉरिटी इसमें नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 6, पोजीशन पेपर्स आर। पोजीशन पेपर हम किसको बोलते हैं। पोजीशन पेपर बेसिकली एक आर्गुमेंट होता है, कोई टॉपिक और उसके लक्ष्य को ऑडियंस को कन्विंस करने के लिए उसके सपोर्ट में और अगेंस्ट में जब हम आर्गुमेंट करते हैं तो उसको हम पोजीशन पेपर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है, एक आर्गुमेंट होता है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या लिखा रखा है। कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, नहीं, ये नहीं होगा। बी में प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स, ये भी नहीं है। ऑफरिंग अ सिनॉप्सिस ऑफ एन एक्सटेंडेड रिसर्च, ये भी नहीं है। हाईलाइटिंग ऑफ इशूज एंड डिपिक्शन ऑफ स्टेटस, कोई भी इशूज को हम हाईलाइट करते हैं और स्टेटस को डिपिक्ट करते हैं, ये इसको बोलते हैं पोजीशन पेपर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, हाइपोथेसिस का क्वेश्चन है ये कि हाइपोथेसिस इज, हाइपोथेसिस किसको बोलते हैं। हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, किसी रिजल्ट में पहुंचने के लिए आप जो भी अजम्पशन लगाते हैं, हम रिसर्च में रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च में हमको हाइपोथेसिस करते हैं, तो हम कोई भी रिजल्ट से पहुंचने से पहले जो अजम्पशन लगाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। रिसर्चर क्या करता है, उसी हाइपोथेसिस का टेस्ट करता है, सही या गलत जो होता है उसको प्रूव करता है हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ए ऑप्शन में दिया है सर्टन एंड एस्टेब्लिश्ड फाइंडिंग, नहीं, फाइंडिंग नहीं है, हाइपोथेसिस अंदाजा है, रिजल्ट नहीं है। और पार्ट ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, नहीं, ये भी नहीं है। स्ट्रैटेजी ऑफ इवैल्यूएटिंग डाटा, नहीं, डाटा को इवैल्यूएट करना हाइपोथेसिस नहीं है।
अ टेंटेटिव स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन, यही होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन को ये टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, प्रोवाइडिंग एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, केस स्टडीज आर। केस स्टडी हम किसको बोलते हैं? केस स्टडी एक मेथड होता है जिसमें रिसर्चर से एक इवेंट का या एक सिचुएशन का या पर्सन या इंस्टीट्यूट का स्टडी करता है या इन्वेस्टिगेट करता है, इसको हम बोलते हैं केस स्टडी। ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या देखा है? स्टडीज कंडक्टेड इन एरियाज ऑफ जेनेटिक्स एंड माइक्रोबायोलॉजी। नहीं, ये नहीं होता। इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट एंड इट्स रिलेटेड कंडीशंस, यही है। एक कोई सब्जेक्ट या कोई कंडीशन है, कोई पर्सन है, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसके ऊपर स्टडी करना, इसको बोलते हैं केस स्टडीज। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? और रिपोर्ट ऑन द एग्जिस्टिंग सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। नहीं, ये नहीं है। स्पेशलाइज रिसर्च इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। नहीं, ये भी नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिख रखा है? क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कंट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। मैं आपको बता दूं की बिहेवियर जो होता है वो क्या होता है। टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जो की बिहेवियर्स होते हैं उसमें से एक होता है लेसन क्लैरिटी, मतलब टीचर को उस लेसन जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो दूसरों को पढ़ा सकता है। और उसके बाद सेकंड नंबर में इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, तो बहुत सारे जैसे प्रेजेंटेशन मोड्स है, तो उसको टीचर जो पढ़ाता है उस टाइम में स्टूडेंट के अटेंशन लेने के लिए तो बहुत सारे वेराइटी यूज कर सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है, जिसके थ्रू बच्चे अच्छे से लर्न कर सके। नेक्स्ट है टीचर टास्क ओरिएंटेशन। टीचर को जितना रूटीन टास्क मिलता है उससे ज़्यादा टाइम और टीचिंग में देना चाहिए, एकेडमिक सब्जेक्ट में देना चाहिए। फोर्थ में है एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। टीचर लर्निंग प्रोसेस में बहुत सारे डिफरेंट टूल्स यूज कर सकता है, ठीक है, ताकि उससे बच्चे मोटिवेट हों और उस टूल के जरिए बच्चे अच्छे से लर्न कर पाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट सक्सेस रेट। टीचर को पता होना चाहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसमें से उसको कितना सक्सेस मिल रहा है, बच्चे कितना उसको ग्रास्प कर रहे हैं, बच्चे उसमें कितना समझ रहे हैं। ये सारे की बिहेवियर है टीचिंग के। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखा है तो उसमें से कौन सा यहाँ पर की बिहेवियर होगा? फर्स्ट आपका दे रखा है समराइजिंग व्हाट वाज टोल्ड बाय अ स्टूडेंट। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया उसको समराइजिंग करना, ये तो कोई टीचिंग की बिहेवियर नहीं है। बी में एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू इलाबोरेट ऑन एन आंसर। नहीं, ये भी नहीं है। यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये भी नहीं है। एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन अ लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने बताया कि प्रेजेंटेशन आप इस तरह से दो ताकि जो कॉन्सेप्ट है तो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। तो आपका ये आंसर हो जाएगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस व्हिच एनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड। ऑनलाइन क्लासेस में लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन को एनकरेज करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो फर्स्ट दे रखा है सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, सेकेंड वन सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन और थियोरिटिकल इंस्ट्रक्शन। ये आपका आंसर नंबर आ जाएगा ए, सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं और टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, एक ही जगह पर एक ही साथ सब टीचर और स्टूडेंट दोनों एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 11 to 15। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको आंसर ढूंढ के
कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे पास लिख के भेजना, ठीक है। 11 से 15 नंबर तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पर मुझे क्वेश्चन का आंसर लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजना, ठीक है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। गिवन बिलो आर 2 प्रेमिसेस विथ 4 कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम देम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द प्रेमिसेस। 2 प्रेमिसेस दे रखा है और यहाँ पर 2 प्रेमिसेस है, ये 4 कंक्लूजन्स दे रखे। तो इसमें हम देखेंगे क्या प्रेमिसेस दे रखा है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स ना, तो ये हो गया हमारा कैट्स, ये हो गया हमारा कैट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डॉग, तो ये ऑल कैट्स आर डॉग्स हो गए। फिर क्या दे रखा है, ऑल डॉग्स आर काउज, तो ये जितने सारे डॉग्स हैं ये काउज में आते हैं, तो ये हो गया हमारा काउज। अभी देखते हैं कंक्लूजन में क्या दे रखा है। 1 में ऑल कैट्स आर काउज, ऑल कैट्स आर काउज सही है क्योंकि ये कैट्स है, ये काउज के अंदर आ रहे हैं, तो ऑल कैट्स आर काउज ये सही है। सम काउज आर कैट्स, ये भी सही है क्योंकि ये जो काउज है ये पूरा का पूरा जो काउज है तो इसके अंदर कुछ कैट्स तो आ रहे हैं, तो सम काउज आर कैट्स, ठीक है। ऑल डॉग्स आर कैट्स, नहीं, ऑल डॉग्स आर कैट्स ये नहीं है, ठीक है। नो काउ इज डॉग, नहीं ये भी नहीं है क्योंकि काउ है, डॉग भी तो है, इसके अंदर काउ भी तो है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर, तो 1 और 2 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो 16 नंबर का आंसर हमारा सी हो जाएगा। देन 17 नंबर देखते हैं। मनोज कमीशन is 10% of all sales up to 10,000 and 5% on all sales exceeding this. He remits 75,500 rupees to his company after deducting his commission. The total sales will come out to be. जो मनोज जो कमीशन लेता है वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर 10% कमीशन लेता है, 10,000 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है। 10,000 से बढ़ जाता है तो वो 5% कमीशन लेता है, ठीक है। ही रेमिट 75,500 रुपीज़ टू हिज कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। वो अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद, अपना कमीशन लेने के बाद कंपनी को 75,500 रुपीज़ उसने रिटर्न किया। जो ये 10% कमीशन 5% कमीशन लिया है, टोटल कमीशन उसको लेने के बाद उसने 75,500 रुपीज़ कंपनी को रिटर्न किया। तो टोटल सेल कितना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया सबको। अभी चलो करते हैं। पूछा गया है टोटल सेल कितना हुआ था। सपोज मैं यहाँ पर लेती हूँ टोटल सेल, उसने जो टोटल अमाउंट था या टोटल सेल्स था, तो सपोज उसको ए लेते हैं, ठीक है। तो मनोज का कमीशन कितना होगा। मनोज ने लिया है कमीशन 10,000 रुपीज़ के ऊपर, उसने लिया है 10%, ठीक है ना। 10% मतलब 10/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, उसका मतलब 1,000 प्लस और कितना लिया है, जितना बच्चा उसका 5% लिया है, मतलब ए हमारा टोटल है ना, हमने ए लिया था, तो ए में से 10,000 माइनस कर देंगे, ए माइनस 10,000, इसमें कितना लिया है 5%, मतलब इनटू, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 1,000 प्लस ए माइनस 10,000 इंटू 5/100, ठीक है ना। ये यहाँ तक समझ आए आपको। अभी यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पर हमारा 1,000 रुपीज़ हुआ था, 1,000 प्लस ए माइनस 10,000 इंटू 5/100, तो 5/100 हमारा कितना हो जाएगा 0.05,
ठीक है ना, ये 0.05 हो गया, ये हमारा कट गया तो 0.05 हो गया। तो ए में हम इसको फिर दोबारा करते हैं तो कितना होगा, नेक्स्ट लाइन में 1000 प्लस ये हो गया हमारा, इसमें हमको 0.05 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 0.05 ए माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा, ठीक है। 500 कैसे हुआ आपको पता चला, देखो 10,000 में हमने मल्टीप्लाई किया 0.05, ठीक है, 0.05। 0.05 का मतलब क्या होता है, 5/1000 ना, सॉरी 5/100 ना, तो ये 0 कट के 5 और ये 100 तो हो गया हमारा 500, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, ऊपर लिख देती हूँ, ये कितना होगा 1000 और ये 500 तो कितना हो गया 500 हो गया, ठीक है। तो 0.05 ए प्लस 500। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो उसने 75,500 कंपनी को दिया, अपना जो कमीशन है उसको डिडक्ट करने के बाद, कमीशन लेने के बाद उसने कंपनी को इतना दिया, तो उसका मतलब है जो हमारा अमाउंट है टोटल सेल्स है उसमें से जो 75,500 उसमें माइनस कर देंगे, वो कितना हो जाएगा आपका, ये है, ये जो हमारा टोटल आया था हमारा कमीशन, ठीक है ना, तो ये इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 0.05 ए प्लस 500, ठीक है ना। तो ये इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 0.05 ए इज इक्वल टू 500 प्लस 75,500, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो ए से ए मतलब क्या है 1 है ना, तो ए समझ में ऐसे ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, 1 माइनस 0.05 इज इक्वल टू 75,500 प्लस 500 तो हो गया कितना 76,000, ठीक है, 76,000। तो ये इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से 0.05 माइनस कर देंगे तो 0.95 हो जाएगा, तो उसका मतलब 0.95 ए इज इक्वल टू 76,000। तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 76,000 अपन 0.95। सपोज यहाँ पर हम डेसिमल को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे, तो 95 में हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 80,000 कहाँ पर है, बी ऑप्शन है, ठीक है। चूज द मिसिंग टर्म आउट ऑफ द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, ये जो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है तो उसको आपको ढूंढना है ये चारों ऑप्शन से, ठीक है। पहले क्या दे रखा है, QPONML KJI, फर्स्ट क्या दे रखा है QPO, सेकंड में क्या दे रखा है NML, थर्ड में क्या दे रखा है KJI। हम देखते हैं इसमें रिलेशन क्या है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये K है, केल के बाद एक छोड़ के केल KLMN, ठीक है। अच्छा ये तो ऐसे ही सही हो रहा है, IJKLMNOPQ, ये बहुत ही इजी दे रखा है। यहाँ से आप देखो IJKLMNOPQ, तो आई से पहले क्या आता है, आई से पहले क्या आता है, H आता है, तो H से पहले क्या आता है, G आता है, G से पहले क्या आता है, F आता है, FGHIJKLMNOPQ, ये तो बहुत ही इजी था, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है पूरा, ये जो नंबर या आपका
जो लेटर्स दे रखे हैं उसको बिल्कुल माइंड में स्कैन कर लेना है और उसमें देखना है कि इसमें रिलेशन क्या है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नंबर 20। इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइंस डिराइव मीनिंग्स थ्रू द सब्जेक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स, नहीं ये नहीं होगा। द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द डिकोडर, नहीं ये भी नहीं है। द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस, आपका ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस, इसमें होता है जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस में साइंस जो होते हैं तो ये द नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेशंस के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 21। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 4% per annum is half the compound interest on 2000 for 2 years at 10% per annum. द सम इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन आता है आप कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन को 1-2 बार अच्छे से पढ़ना और उसको आधा आधा करके पढ़ना। और क्वेश्चन जब एक बार आपको सही से समझ में आ जाएगा ना उसके बाद आंसर करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन समझना बहुत बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें दे रखा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी। सर्टन सम ऑफ मनी, हमको मनी कितना है हमको पता नहीं है, ठीक है। तो सर्टन सम ऑफ मनी में जो सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए और उसका इंटरेस्ट कितना होगा 4% अनम, वो कितना हो जाएगा, वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 2000 रुपीज़ का 2 साल में 10% पर अनम का जितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका आधा मिलेगा। ये सिंपल इंटरेस्ट जो आपका अमाउंट रखा हुआ है वो अमाउंट आपको पता नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट में कितना अमाउंट हमको ये आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है 2000 रुपीज़ फॉर 2 years at 10% एनम, ये हम एक बार में ढूंढ लेंगे। ये हमारा सारे गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद उसका आधा कर देंगे, जो होगा तो उसका इन्वेस्ट किया है जितना पैसा वो आपका उस टाइम आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका 2000 रुपीज़ में 2 साल में 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि जो अमाउंट होता है उसमें प्रिंसिपल हम माइनस करते हैं तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाता है। तो प्रिंसिपल हम 2000 रुपीज़ है लेकिन आपका अमाउंट कितना हुआ है वो नहीं पता आपको, तो इसलिए उसको हम कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालने का उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ठीक है। n मतलब यहाँ पर ईयर और r मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दे रखा है 2000 इंटू 1 + रेट कितना दे रखा है 10%, 10/100 और ईयर कितना दे रखा है 2 साल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना हो जाएगा 2000 इंटू इसको हम करेंगे तो 100, 10 हो गया अपन 100, 11 का 1.1 का ये कट गया ना, तो 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर होता है 121। तो यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो हमारा स्क्वायर लेने के बाद 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा तो 1.21। तो 2000 में हम 1.21 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 0.2 है ना तो इसका मतलब हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं, ये पॉइंट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, ये आसान रहेगा आपके लिए। तो ये 100, ये 2 0 कट गए तो 121 में हम 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 242 और उसमें एक 0 लगा देंगे तो 2420 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 2420 माइनस 2000, ठीक है ना। तो कितना हो गया 420 हमारा ये इंटरेस्ट आ गया। ये जो इंटरेस्ट है ये सिंपल इंटरेस्ट का डबल है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इसमें 2 डिवाइड कर देंगे तो 210, 210 रुपया, 210 रुपया इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, P × R × T
अपॉन 100, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का है। तो ये इज इक्वल टू 210, ठीक है ना। तो पी आर टी कितना हो जाएगा, पी हमारा हमको पता नहीं है लेकिन आर पता है हमारा, आर कितना है 4 इंटू 4, टी हमको पता है, टाइम हमको पता है 3, ठीक है, इज इक्वल टू 210 मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें 100, तो 2 जीरो आ गए तो 21,000 हो गया। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21,000 डिवाइडेड बाय 4 3 जार 12, 12 डिवाइड कर देंगे तो 12 इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1750, ठीक है। 12 हमने इसमें काटा तो हो गया हमारा 1750, तो 1750 हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ आया। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन, इसमें 4 ऑप्शन आपका दे रखा है और कोड में दे रखा है ए बी सी डी में 1 4, बी में 2 3, सी में 2 4 और डी में 1 2। इस 4 ऑप्शन से कोई 2 ऑप्शन हमारे सही होंगे। कम्युनिकेशन थ्रू कलर्स कैन रिजल्ट इन एस्थेटिक कोड्स, कल्चरल कोड्स, सेमेंटिक कोड्स, बाइनरी कोड्स। इसमें से आपका आंसर क्या आना चाहिए, इसमें आपका आंसर आना चाहिए एस्थेटिक कोड्स और आपका कल्चरल कोड्स, सेमेंटिक नहीं होगा, बाइनरी कोड भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 आपका कहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द रीजनिंग इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। अ पायलट विदाउट फ्लाइट प्लान्स इज लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट पेंट्स। ये किस तरह से आर्ग्यूमेंट है, अ पायलट विदाउट फ्लाइट, ठीक है, और इज लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट पेंट्स। ये आपका आ जाएगा एनालॉजिकल, इंडक्टिव नहीं है, डिडक्टिव नहीं है, हाइपोथेटिकल भी नहीं है। ये हाइपोथेटिकल अभी आपको बताया था ना, हाइपोथेसिस में हम क्या करते हैं, और डिडक्टिव होता है जनरल टू पर्टिकुलर होता है, इंडक्टिव में पर्टिकुलर टू जनरल होता है। ये आपका एनालॉजिकल आर्गुमेंट होगा। ये पायलट विदाउट फ्लाइट्स प्लान्स इज लाइक एन आर्टिस्ट विदाउट पेंट्स, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, इफ यू प्रोपोजिशन सम मिल्क इज कॉर्ड इज टेकन टू बी ट्रू देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन कैन बी फॉल्स। ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का है। यहाँ पर क्या दे रखा है, सम मिल्क इज कॉर्ड, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आपको पता होगा, ए ई आई ओ, ठीक है। यहाँ पर होता है ऑल, यहाँ पर होता है नो, यहाँ पर होता है सम, यहाँ पर होता है सम नॉट, ठीक है। तब ये जो पूछा गया है प्रोपोजिशन सम मिल्क इज कॉर्ड इज टेकन टू बी ट्रू, सपोज ये ट्रू है, ये वाला ट्रू है और इसमें कौन सा फॉल्स होगा, ठीक है, ये कौन सा फॉल्स होगा। जब ये ट्रू होता है तो उसका ये कंट्राडिक्टरी जो होता है तो ये फॉल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, नो मिल्क इज कर्ड, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया, नो मिल्क इज कर्ड। उसने बोला है सम मिल्क इज कर्ड और यहाँ पर बोल देता है कि नो मिल्क इज कर्ड, ये कैसे हो सकता है, सम है ना इसमें तो नो कैसे आ जाएगा, तो ये होता है उसका, ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन में क्या दे रखा है, मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट एनहांस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी। और रीजन में क्या दे रखा है, मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट एनकरेज एस्केपिज्म नॉट कंटेंट क्वालिटी। तो ये बिल्कुल सही है कि मीडिया एंटरटेनमेंट डज नॉट एनहांस द कल्चरल लेवल ऑफ सोसाइटी, ठीक है, ये सही है। रीजन में जो दे रखा है मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट एनकरेजेस एस्केपिज्म नॉट कंटेंट क्वालिटी, ये भी सही है और उसका ये एक्सप्लेनेशन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देन 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स, जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज वो क्या और क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, द रैंडम वर्ल्ड, ऑप्शन बी में द डिवाइन वर्ल्ड, द सोशल वर्ल्ड, द अनसैंक्टिफाइड वर्ल्ड। तो इसमें आपका 26 का आंसर आपका द डिवाइन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन लैंग्वेज आपका डिवाइन वर्ल्ड भी कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और आगे मैं आपके लिए इस तरह से वीडियो लेके आऊँ तो आपको पास नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।